Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Abdurrahman and I'm teaching you biology. Students, this session is continuity of the previous session जिसमें हमने meiosis 1 की प्रोफेज 1 डिटेल से डिस्कस की थी और जो उसकी रिमेनिंग स्टेजेस हैं उनको अभी इंशाल्लाह ताला बोर्ड पे देखते हैं. जी स्टूडेंट्स, meiosis, the reduction division. One cell divides into 4 and the parent cell is diploid but the daughter cells are always haploid. गिमिटोजेनेसिस, स्पोरोजेनेसिस वगैरह के प्रोसेसेस के लिए स्पेशली सिग्निफिकेंट है ये वाली सेल डिवीजन. अब स्टूडेंट्स, प्रोफेज 1 को जब हमने स्टडी किया तो उसमें हमने ये देखा कि उसको फर्दर सब स्टेजेस में तकसीम कर लिया गया था, लाइक लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड डायकिनेसिस. बट ऑल द स्टेजेस दे आर स्टिल इनसाइड द प्रोफेज 1. तो प्रोफेज 1 के बाद मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज को अभी हम स्टडी करेंगे. व्हाट हैपेंस इन द मेटाफेज, आप लोगों को याद होना चाहिए मेटाफेज की पहचान बुनियादी तौर पे क्या होती है कि एक तरफ तो जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होके ग्रो करना शुरू हो जाती हैं और साथ ही साथ जो क्रोमोसोम्स हैं दे आर सेंट्रली अलाइंड टू मेक द इक्वेटोरियल प्लेट. ऑलराइट, और यही चेंजेस हमने यहां पे लिखी हुई हैं, इनको देख लेते हैं वन बाय वन. द फर्स्ट थिंग इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसऑर्गेनाइजेस बिफोर दिस स्टेज. ऑलराइट, तो लेट प्रोफेज तक सारा न्यूक्लियर एनवेलप खत्म हो चुका होता है और फिर उसके बाद जाके मेटाफेज के अंदर न्यूक्लियर एनवेलप के कुछ फ्रेगमेंट्स आपको नजर आ सकते हैं. देन एज द स्पिंडल फाइबर्स ओरिजिनेट, ओरिजिन ऑफ द स्पिंडल फाइबर्स के एतबार से ये बात याद रखिएगा कि अगर हम एनिमल सेल की बात कर रहे हैं या लेट्स से ह्यूमन सेल की अगर हम बात कर रहे हैं तो एस्टर्स अपने आप को अटैच करेंगे ऑन द पोल्स और फिर उसके बाद वहां से स्पिंडल फाइबर्स, काइनेटोकोर फाइबर्स और पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स ओरिजिनेट होना और ग्रो होना स्टार्ट हो जाएंगे. ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज काइनेटोकोर फाइबर्स अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स. काइनेटोकोर तो आप लोगों को याद होना चाहिए, द स्पेसिफिक अरे ऑफ प्रोटीन्स इन द सेंट्रोमेयर ऑफ द क्रोमोसोम्स. तो सेंट्रोमेयर के अंदर आके जो स्पिंडल फाइबर्स या माइक्रोट्यूब्यूल्स अटैच हो रहे हैं उनको हम कहते हैं दे आर द डिसकंटिन्यूअस माइक्रोट्यूब्यूल्स और दे आर द काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स. यहां पे आके उन्होंने सेंट्रोमेयर्स के साथ अटैच हो जाना है और क्रोमोसोम्स को अलाइन करना शुरू कर देना है ताकि इक्वेटोरियल प्लेट या मेटाफेज प्लेट बनाई जा सके. ऑलराइट, बाइवेलेंस आर अरेंज्ड एट इक्वेटर. ये डिफरेंस याद रखिएगा बिटवीन द मेटाफेज ऑफ माइटोसिस एंड मेटाफेज 1 ऑफ मियोसिस 1 कि यहां पे क्रोमोसोम्स अभी तक अपनी बाइवेलेंट फॉर्म में हैं, यानी कि जो होमोलोगस रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स हैं वो सेम सेंट्रोमेयर्स यानी एक ही जगह पे आमने सामने पैरेलल सेंट्रोमेयर से अटैच होके एक ही जगह पे एज अ यूनिट बिहेव करना शुरू कर देते हैं. ऑलराइट स्टूडेंट्स, देन इज अबाउट द एनाफेज 1, द मोस्ट क्रिटिकल फेज ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ सेल डिविजंस. यहां पे चूंकि हम मियोसिस के लिहाज से बात कर रहे हैं तो यहां पे एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस भी हमें नजर आएगा, लेकिन ये बात आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कीजिएगा कि एनाफेज 1 इज स्टिल अ क्रिटिकल फेज अकॉर्डिंग टू द नॉन डिसजंक्शंस. ऑलराइट, अब स्टूडेंट्स इसको अगर हम देखें तो काइनेटोकोर फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट और पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स इलोंगेट होना शुरू हो जाती हैं और ये किस चीज की निशानी होती है कि काइनेटोकोर फाइबर्स आहिस्ता आहिस्ता कॉन्ट्रैक्ट होंगी, पोलर पुल एक्सर्ट करेंगी सेंट्रोमेयर्स के ऊपर ताकि क्रोमोसोम्स अलग-अलग होना शुरू हो जाएं. अभी तक जो क्रोमोसोम्स आपको होमोलोगस बाइवेलेंट्स की फॉर्म में नजर आ रहे थे, यहां पे एक डिफरेंस जरूर याद रखिएगा कि माइटोसिस के अंदर क्या होता है कि सेम रेप्लिकेटेड पेयर होता है क्रोमोसोम्स का, यानी एक ही क्रोमोसोम की जो दो कॉपीज हैं वो सेंट्रोमेयर से अलग-अलग हो जाती हैं. लेकिन यहां पे इन द एनाफेज 1 ऑफ मियोसिस 1 यहां पे क्या होगा, बाइवेलेंट्स में से जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स जिनको हमने आगाज में कहा था कि एक सेट हमारे पास फादर के क्रोमोसोम्स का है और दूसरा सेट हमारे पास मदर के क्रोमोसोम्स का है, वो यहां तक तो आपस में जुड़े हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अब उन दोनों को अलग-अलग करके रिस्पेक्टिव पोल्स की जानिब भेज दिया जाएगा. तो इस वजह से इस फेज को हम कहते हैं दिस इज द ट्रू रिडक्शनल फेज, क्योंकि यहां पे जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन आपके पास मौजूद थी, जो एक ही सेल के अंदर को एग्जिस्ट कर रहे थे, अभी तक वो क्रोमोसोम्स यहां पे मौजूद थे, अब यहां से अलग-अलग होना शुरू हो जाएंगे. ऑलराइट, सो काइनेटोकोर फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट, स्पिंडल और पोलर फाइबर्स इलोंगेट. स्पिंडल और पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स के लिहाज से स्टूडेंट्स ये बात भी याद रखिएगा कि इनको हम कंटिन्यूअस माइक्रोट्यूब्यूल्स भी कहते हैं, जो एक पोल से ट्रेवल करते हुए दूसरे पोल की जानिब चले जाते हैं. अब इनके इलोंगेट होने की वजह से काइनेटोकोर फाइबर्स को और ज्यादा सपोर्ट मिलती है और वो क्रोमोसोम्स को जल्दी एक दूसरे से अलहदा कर पाएंगे. ऑलराइट, सो पोलर पुल ऑन द क्रोमोसोम्स
and the chromosomes start to move towards their respective poles. फिर उसके बाद क्या होगा? Sister chromatids are not separated at the centromere. ये बात बहुत ही गौर तलब है स्टूडेंट्स कि अभी तक जो माइटोसिस के अंदर हम पढ़ के आ चुके हुए हैं कि वहां पे क्या होता है, सेंट्रोमेयर ही स्प्लिट हो जाता है और सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग अलग हो जाते हैं. लेकिन यहां पे क्या होगा, होमोलोगस पेयर्स जो हैं उनमें से both of the partners will start to travel toward their respective poles, लेकिन जो replicated chromatids या chromosomes हैं वो अलग-अलग नहीं होंगे. Alright, so reduction phase इसको हम कहते हैं कि this phase is the actual reduction phase because each pole receive half number of chromosomes. Half number of chromosomes किस सेंस में हम इसको कह रहे हैं? चूंकि वो जो कंप्लीट सेट था उसमें से आधे एक तरफ चले गए और आधे दूसरी तरफ चले गए, but they are still attached at their centromeres with their newly replicated copies. All right, students. So this is about the anaphase, one of the most critical phases of meiosis 1. फिर उसके बाद next we have the telophase. All right. अब telophase students आप लोगों को आसान अंदाज में अगर याद रखनी हो तो it is inverse of the prophase. यानी प्रोफेज के अंदर जो तैयारियां की जा रही होती हैं ताकि सेल डिवाइड करे, क्रोमोसोम्स को अलाइन किया जाए, क्रोमोसोम की मूवमेंट के लिए ओपन स्पेस दे दिया जाए साइटोप्लाज्म में, वो सारा काम यहाँ पे रिवर्स कर दिया जाता है. और यहाँ पे क्या हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा बनना शुरू हो जाएगी. 2 न्यूक्लियाई हमें बनते हुए नजर आएंगे, न्यूक्लियोलाई दोबारा से नजर आएंगे और उसके साथ ही साथ जो क्रोमोसोम्स अभी तक कंडेंस होके डेंस बॉडीज की फॉर्म में आपको नजर आ रहे थे वो डीकंडेंस होना शुरू होते हैं और क्रोमोसोम से वापस क्रोमेटिन का सफर इख्तियार करना शुरू कर देते हैं. ऑलराइट स्टूडेंट्स, यहां तक हमारे पास मियोसिस 1 मुकम्मल हो जाती है क्योंकि न्यूक्लियाई बुनियादी तौर पे डिवाइड हो चुके हुए हैं. और फिर उसके बाद अगली फेज आप लोगों को पता होनी चाहिए, इट इज अबाउट द साइटोकाइनेसिस. और साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, द होल सेल विल डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल्स. लेकिन मैं आपको फिर रिमाइंड करवा दूं स्टूडेंट्स, यहाँ पे इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस और फौरी तौर पे ही सेल अगली स्टेज में चला जाता है. कुछ जगहों पे ये जो टीलोफेज है इसके बाद एक नया नाम इंट्रोड्यूस करवाया गया है मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के दरमियान वाली फेज को, उसको बाज़ औक़ात कहा जाता है इंटरकाइनेसिस. ऑलराइट, बजाय इसके कि उसको कंप्लीट साइटोकाइनेसिस कहा जाए, इंटरकाइनेसिस का नाम दिया जाता है क्योंकि ये फौरी तौर पे मियोसिस 2 की जानिब जाना शुरू हो जाएगा. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो मियोसिस 2 के अंदर क्या होता है, सबसे पहली बात इंटरफेज है यहां पे लेकिन कोई रेप्लिकेशन नजर नहीं आ रही, कोई रेप्लिकेशन ऑफ ऑर्गेनेल्स, कोई रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए या क्रोमोसोम्स कतन नहीं होगी. सेल सिर्फ चेक कर रहा होता है कि जो पिछली रेप्लिकेशन हुई है, अभी तक जो सेल डिवाइड होके आया है उसको एक मर्तबा से रेगुलेट कर लिया जाए, सब चीजों को मैनेज कर लिया जाए एंड देन इट विल एंटर द मियोसिस 2. और मियोसिस 2 इज एक्चुअली द माइटोटिक टाइप ऑफ मियोसिस. ऑलराइट, तो बिल्कुल इसी तरह से जैसे हमने मियोसिस 1 को रिडक्शन फेज कहा, इसको हम माइटोटिक फेज भी कह सकते हैं क्योंकि इट इज एग्जैक्टली आइडेंटिकल टू द माइटोसिस. यहां पे भी स्टूडेंट्स उसी तरह से इंटरफेज मौजूद है. देन द कैरियोकाइनेसिस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2. अब इनके अंदर जो जो चेंजेस आप लोगों ने याद रखनी है वो ये बात याद रखिएगा कि हमने होमोलोगस पेयर वाले जो 2 क्रोमोसोम्स थे उनको अलहदा कर दिया है और अब दे विल फॉलो ऑल दो स्टेप्स दैट अकर्ड इन द माइटोसिस. प्रोफेज में तैयारियां की जाएंगी, न्यूक्लियर एनवेलप को दोबारा से तोड़ दिया जाएगा, क्रोमोसोम्स को कंडेंस कर दिया जाएगा, पैक कर दिया जाएगा और फिर उसके बाद मेटाफेज में इक्वेटोरियल प्लेट बनाई जाएगी. इक्वेटोरियल प्लेट बनाने के बाद एनाफेज में नाउ इट विल बी द टाइम दैट द क्रोमेटिड्स विल सेपरेट फ्रॉम देयर सेंट्रोमेयर्स. अब इनको अलहदा किया जाएगा और फिर उसके बाद टीलोफेज में 2 डॉटर न्यूक्लियाई नजर आएंगे. फिर इसकी साइटोकाइनेसिस जब मुकम्मल होगी तो नाउ वी हैव 4 डॉटर सेल्स. ऑलराइट, और इन तमाम डॉटर सेल्स के अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मौजूद होंगे और उन क्रोमोसोम्स के अंदर हमारे पास रिकम्बिनेंट क्रोमोसोम्स भी मौजूद होते हैं. यानी कि वो वाला डीएनए जो एक्सचेंज कर लिया गया, वो वाले सेगमेंट्स जो तोड़ के एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे बहुत ही प्रिसीजन के साथ पुट कर दिए गए, जिसकी वजह से वैरायटीज और बहुत ज्यादा हमें डिफरेंसेस नजर आते हैं विद इन द सेम फैमिली, विद इन द सेम सिबलिंग्स ऑफ द फैमिली. तो ये बात भी समझने से ताल्लुक रखती है कि मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में होने वाली चेंजेस अल्टीमेटली डॉटर सेल्स तक ट्रांसफर होती हैं
और ये डॉटर सेल्स अगर गैमीट्स बना रहे हैं तो फिर अंडरस्टूड है कि ये गैमीट्स जो हैं फर्दर दूसरे पार्टनर के गैमीट्स के साथ फ्यूज करेंगे, वहां पे भी मियोसिस हो चुकी हुई है, रिकम्बिनेशन हो चुकी हुई है। तो इसका मतलब ये है कि नाउ वी हैव अ टोटल और एंटायरली डाइवर्सिफाइड सेट ऑफ द जीनोम, और इस जीनोम को फिर फर्दर जब एक्सप्रेस किया जाएगा तो एक ही खानदान के अंदर बहुत सारे डिफरेंट और यूनिक फीचर्स हमें नजर आएंगे तमाम इंडिविजुअल्स के अंदर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये तमाम जो अहमियत या फजीलत वाली बात हम कर रहे हैं, ये तमाम सिग्निफिकेंसेस जो हैं कुछ पॉइंट्स में एनलिस्ट की जा सकती हैं। आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, तो इसको भी देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, इसको हम स्टडी करेंगे इन इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। ऑलराइट, जैसे माइटोसिस के अंदर हमने ये पढ़ा था कि वहां पे बहुत सारे चेक पॉइंट्स हैं जिनके थ्रू सेल की डिवीजन को रेगुलेट किया जाता है, इसी तरह मियोसिस के अंदर भी बहुत सारे चेक पॉइंट्स होते हैं जिनके थ्रू सेल की डिवीजन को रेगुलेट किया जाता है। लेकिन उसके बावजूद मियोसिस इज अ सिग्निफिकेंट टूल फॉर द डाइवर्सिटी एंड एवोल्यूशन। किस तरह से? सबसे पहली चीज मैंने यहां पे यही लिखी हुई है, इट इज द बेसिस फॉर एवोल्यूशन। चूंकि हम कहते हैं कि बहुत सारी म्यूटेशंस जो हैं डिस्ट्रक्टिव होती हैं, लेकिन एट द सेम टाइम फ्यू म्यूटेशंस दे आर ऑलवेज कंस्ट्रक्टिव। ऑलराइट, फिर साथ जब हम ये कहते हैं कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो हमें इस बात का भी अंदाजा होना चाहिए कि बहुत सारे जीन्स ऐसे हैं जो अपनी स्ट्रेंथ की बुनियाद पे इनहेरिट होते ही चले जाते हैं, और फिर एक इस तरह की पॉपुलेशन हमारे से वजूद में आती है जो उस स्पेसिफिक लोकेलिटी के लिए बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट और टफ और सक्सेसफुल हो सकते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, बुनियादी वजह क्या है? क्रॉसिंग ओवर और रिकम्बिनेशन हो जाना, जिसकी वजह से हम सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की जानिब चले जाते हैं। फिर इसी तरह वाइड रेंज ऑफ वैरायटी ऑफ गैमीट्स बन सकते हैं। ये चीज हम अपने अंदर भी ऑब्जर्व करते हैं, अपनी सराउंडिंग्स में भी ऑब्जर्व करते हैं कि बहुत ज्यादा जब किसी जगह पे गैदरिंग हो रही हो, कोई फैमिली गैदरिंग हो रही हो, तो हमें झलक जरूर नजर आती है कुछ कॉमन फीचर्स की, लेकिन एट द सेम टाइम हम ये नहीं कह सकते कि अगर इनके एंसेस्टर्स कॉमन थे तो दे शुड हैव द आइडेंटिकल फीचर्स। इस वजह से हम ये कहेंगे कि बुनियादी तौर पे मियोसिस के अंदर आने वाली तब्दीलियां हैं जो बाद में एक्सप्रेस होती हैं, और फिर यूनिक टाइप ऑफ इंडिविजुअल्स विद इन द सेम होम भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा रिकम्बिनेशंस हो जाने की वजह से बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी हमें नजर आती है अपने इर्द गिर्द, ना सिर्फ ह्यूमंस में बल्कि बहुत सारे एनिमल्स और बहुत सारे प्लांट्स के अंदर भी। बाज़ औक़ात इसके अंदर कुछ रिकम्बिनेशंस जो हैं वो डिलेटीरियस भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली मियोसिस, या हम यूं कहेंगे कि नेचर फेवर्स द स्ट्रॉन्गेस्ट जीन्स एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट रिकम्बिनेशंस। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद एंड पे एक बहुत ही अहम बात कि मियोसिस की बदौलत ही गेमेटोजेनेसिस के अंदर जो क्रोमोसोम्स की तादाद आधी कर दी जाती है, उसको बाद में फिर फर्टिलाइजेशन इंश्योर कर देता है कि दोबारा से क्रोमोसोम नंबर सेम कर दिया जाए। अगर ऐसा ना होता और बार बार डिप्लॉयड सेल्स को ही हमें फ्यूज करवाना पड़ता, तो शायद हम बहुत ही एबनॉर्मल किस्म के इंडिविजुअल से अपना प्लेनेट अब तक भर चुके होते। तो अल्हम्दुलिल्लाह मियोसिस मौजूद है फॉर द गेमेटोजेनेसिस बोथ इन द प्लांट्स एंड इन द एनिमल्स और द ह्यूमंस। तो इस लिहाज से वी आर ब्लेस्ड अल्हम्दुलिल्लाह। इन चीजों को याद रखिएगा। फिर इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी।